ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है तो भी स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? टेक्स्ट पढ़ रहे थे? आप लोगों ने तो नहीं ना दिए पेपर? आप लोगों का तो रिजल्ट नहीं ना आया हुआ। आप लोगों ने तो पेपर ही ना दिए हुए। आप लोग तो रिलैक्स ही है ना ओवरऑल। नहीं अगर दिए तो सही हो गए होंगे। अच्छा रिजल्ट आ गया होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज आ रही है? फ्रेंड बता दें अगर लग रहा है कि मसला है। चलो जी पेज नंबर 63 निकालो। पेज नंबर 68 पे 63 पे सॉरी याद है। एक नई डिस्कशन जरा स्टार्ट कर लें। आवाज खत्म करें प्लीज। सबसे ज्यादा जी जो इम्पोर्टेंट चीज है ना ये प्रिपरेशन के हवाले से मैंने शायद पहले भी बात की होगी, लेकिन आज जरा दोबारा बात करने का मकसद ये है कि जब ताज़ा ताज़ा रिजल्ट आया होता है तो लोग सोच रहे होते हैं कि हम क्यों रह गए, क्या हुआ क्या नहीं। तो मिनिमम जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज के रेगुलर क्लास ली जाए। आप लोगों से ये मिनिमम स्टेप भी पूरा नहीं होता। आप लोग रेगुलर क्लासेस भी नहीं लेते। हमेशा की तरह ये बात मेरी गलत है। क्या हम रेगुलरली क्लासेस भी नहीं ले सकते? हम में से मेजोरिटी नहीं लेती। आगे घर पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। हम तो अपने आप को ये भी मोटिवेट नहीं कर पाते कि हम क्लासेस ले लें। ये सिलेबस देखिए, हमने डिसाइड नहीं करना कि बस सिलेबस में कितना कुछ है। मेरा दिल नहीं मान रहा ये सिलेबस में नहीं होना चाहिए, ये एक अलग इशू है, लेकिन सिलेबस एग्जामिनर ने बना दिया हुआ है। हमें अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट करना है। हम सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। जिस दिन दिल करता है हमारा, हम ये अज्यूम कर लेते हैं बस सिलेबस काफ़ी हो गया। 100% अगर एफर्ट हो तो मुश्किल 50 के करीब पहुंच सकेंगे आप। सिलेबस इतना ज़्यादा है कि मजबूरन टाइम लगता है उसे कवर करने में, लेकिन आप लोगों की पेशेंस अक्सर जवाब दे जाती है कि बस बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ, इतना ही कवर कर लो तो काफ़ी है। वो जितना कवर होता है उससे 40 के नंबर भी नहीं सही तरह आते। तो अगर हम अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, एक आध क्वेश्चन तो हम जो मर्जी कर लें, एग्जामिनर ने वैसे ही ऐसा बनाना होता है जो कोई नॉर्मल स्टूडेंट शायद टच ही ना कर सके। लेकिन अगर अपनी 80% भी पेपर अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए आपकी 100% एफर्ट हुई होनी चाहिए। तो जिस दिन तक मैं आपसे ना कहूँ कि सिलेबस खत्म हो गया, उस दिन तक यकीन माने सिलेबस वाकई खत्म नहीं हुआ होगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता चली गया होगा, 1 महीने में से तकरीबन आप मेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई पढ़ाने का शौक नहीं है। ये मेरे पे इल्ज़ाम होगा अगर कोई कहेगा कि मुझे पढ़ाने का शौक है। हम मजबूरन पढ़ रहे हैं, हम मजबूरन पढ़ रहे हैं सर। तो कम अज कम हमें वो पढ़ना है जो मैं पढ़ा पाता हूँ, जो मेरे नज़दीक कम अज कम है, वो मैं वो पढ़ाता हूँ। आपको अक्सर लगता होगा कि यार ये पढ़ाई ज़्यादा पागल ही होगी, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जब तक आप पूरा सेशन पढ़ के सिलेबस कवर नहीं करेंगे, एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है। और जो लोग आज दिखे आपके पास होते हैं वो सिर्फ यही करते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट उनसे भी नहीं होता, उनके पास भी टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप क्लासेस रेगुलर नहीं ले रहे, डेली बेसिस पे अगर नहीं पढ़ पा रहे, तो ये आखिरी महीने का काम नहीं है। लेक्चर पेंडिंग है वो तो खैर एक अलग स्टोरी बन जाती है,
जैसे इकट्ठे हुए हैं, किसी दिन फिजिकल बच्चों ने एडमिशन लिया होता फिजिकल क्लास में और रिकॉर्डिंग भी नहीं ले रहे होते साथ साथ। काश मैं गलत कह रहा होता। हमें से बहुत सारे लोग हैं तो लेक्चर्स पेंडिंग हुए हैं, ऐसा है, अल्लाह करे ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है। आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, देखें हमें अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है, और कम से कम बेस्ट एफर्ट का मतलब है हम रेगुलर नहीं आए, टाइम पे हैं। और देखिए क्लास अब हमने जब शुरू की है तो 5 मिनट ऊपर ऑलरेडी हो चुके थे और गेम ऑन, लेकिन ये आज आज अकेले गेम तो नहीं ऑन, ये कल भी ऑन होगी। अब क्लास का टाइम सबको पता है कितने बजे है, और इसीलिए अकॉर्डिंगली 5 मिनट हम लेट आते हैं। और अगर किसी दिन मैंने कहा कि यार 3:20 पे क्लास स्टार्ट होगी, तो ये कोई गारंटी नहीं कि 3:20 पे लोग इकट्ठे हो रहेंगे, ऑटोमेटिकली इट मीन्स 5 मिनट लेट ही शुरू होगी। वैसे ना करें, ये वो चीज़ नहीं रही जिस चीज़ से हम यूज टू थे कि जो चैप्टर्स की उसी में से पेपर आ गया, चॉइस भी है, सब कुछ है। फेलियर कहीं ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं देखा, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली फेलियर देखना पड़ जाता है। उसकी वजह डेफिनेटली मुश्किलात तो अपनी जगह है, लेकिन हमें भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होने में मुझे लगता है अक्सर के टाइम लग जाता है। हम यूज टू ही नहीं हो पाते कि ये स्टडीज़ किस तरह की। तो कम से कम है कि आप डेली बेसिस पे अपने आप को पढ़ाई के हवाले से मोटिवेट रखें, कम से कम क्लास तो लें यार। क्या ख्याल है, ये कोई अनअचीवेबल टारगेट? जिन लोगों ने फिजिकली एडमिशन लिया हुआ, आप फिजिकल क्लास लेने आए। हाँ, अगर ऑनलाइन लेनी है तो एक दफ़ा ही डिसाइड करें कि मैंने अब ऑनलाइन लिया करनी है। वो किसी नींद नींद आ रही है, दिल नहीं मान रहा है, मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगा, मैं ऑनलाइन ले लिया करूंगा, आज रहने देता हूँ, ये इसी चक्कर में सारी स्टोरी खराब हो जाती है। कोई भी अगर एक टॉपिक आपका किसी एक टॉपिक का एक लेक्चर बीच में रह जाए, लेक्चर से 6 दिन लगे किसी टॉपिक को, तो बीच में से अगर आपका एक दिन भी गायब है तो आप उसका क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते एग्जाम में। तो सब कुछ जरा तरतीब से होता है, आपके सामने ही अगर इवैल्यूएशन इवन आप जहन में लाएं, अगर आपने बीच में कोई एक दिन भी मिस किया होगा तो मैं नहीं समझता कि अगले दिन आपका कोई क्वेश्चन जो है वो 100% आपको सही तरह समझ आ रहा होगा। बस फिर इस तरह ही होता है, बस ठीक है जितना हो गया बाकी ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो फिर इससे कोई फायदा नहीं है। मेरी बात किसको समझ भी आ रही क्या कर रहा हूँ मैं? तो खुदा ना खास्ता किसी को क्रिटिसाइज करना, तो एम ही अपना रोप झाड़ना मकसद नहीं है, लेकिन इस जिस प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं, ये वाकई एक प्रॉब्लम है। अगर हमने सीरियस डिसीजन ना लिए ज़िंदगी में तो ऐसे ये टाइम गुजरता रहेगा। ये अटेम्प्ट एक की बजाय 2 3 4 ये बड़े आराम से हो जाती हैं। तो उसी फ्लो में नहीं चलते रहना, कहीं रुक के डिसाइड करें कि क्या मैं वाकई वो एफर्ट कर रहा हूँ जो रिक्वायर्ड है। और मैंने अभी आपके सामने सिर्फ क्या बात की है, मैंने क्या एफर्ट रिक्वायर की है आपसे, लेकिन आप देख लीजिएगा आपके इर्द गिर्द है, आज भी बच्चे पूरे नहीं है, कल आएंगे अभी। ये भी हमारा एक अजीब एटीट्यूड है कि अगर 2 छुट्टियां थी तो 2 दिन पहले भी छुट्टियां होनी चाहिए, और कम से कम 2 तो बाद में भी बनती हैं। ठीक है, अब लेकिन कर कुछ नहीं सकते हम, ना ही शायद अच्छा लगता है, माशाल्लाह बड़े हो गए आप, लेकिन इस तरह बात बनती नहीं है। आपको यकीनन शायद उतना दुख नहीं हो सकता जितना हमें होता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं इस वक्त हम आप सबकी शक्लें देख रहा हूँ, आपको तो अपना आप नजर नहीं आ रहा। हर एक की अपनी स्टोरी। आज सुबह से मैं डर रहा हूँ लोगों को देखते हुए, तो हमारे को ख्याल करें यार, इतने बुरे ताल्लुकात तो नहीं हमारे। तो मुस्कुराते चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन वो कब होंगे सर? पास कब होंगे? जब अल्लाह की मर्जी होगी। अब रब पे हमारा यकीन है, मामला में रब पे बड़ा यकीन है। हम फिल्म कब देखने जाएंगे? अभी आज जाके देखेंगे लेकिन पढ़ेंगे कब से? जब रब की मर्जी होगी। मेरे नसीब में ही नहीं है। समथिंग इज रॉन्ग। ये एक अलग बहस है कि आई कैप क्या है, वो सबको पता है, लेकिन आई कैप ने पास करना नहीं है, ये मेरी बात ध्यान में रखती। उसको कोई तर्स और आना भी नहीं चाहिए। तो ये तो जहन से निकाल दें कि अगर मैंने 5-6 अटेम्प्ट नहीं तो आखिरकार वो 7वीं में बुला लेगा, तो ऐसे ना करें। कम से कम ये तो इंश्योर करें कि आपकी कोई क्लास सेशन में मिस ना हुई हो। देखिए खुदा ना खास्ता इंसान है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कवर करने का तरीका ये है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल अपने वो बैकलॉग साथ ही खत्म करें, अगर कभी कोई जेन्युइन इशू हो भी जाए। ठीक है, वो तो इसलिए था कि चलो जो फिजिकल आ रहे हैं, कभी वो भी अगर किसी वजह से वो घर गए हैं या खुदा न खास्ता कोई बीमारी है या और किसी वजह से आप नहीं आ सकते, तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल कवर करके साथ मिले।
हम जो चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं उनको फिर आखिरी दिनों के लिए रख देते हैं। तो ये सीरियस एफर्ट रिक्वायर्ड है। आई होप कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। ये होना नहीं है, अपनी एफर्ट करनी पड़नी है। ये नहीं है कि साल दो, जिस तरह कोई भी और प्रोफेशन है, आप अगर एडमिशन ले लें तो मेरा ख्याल है एट द एंड डिग्री मिल ही जाती है। क्या ख्याल है, सही कर रहा हूँ? लेकिन यहाँ डिग्री मिल ही जाती वाली कोई बात, ठीक है। एफर्ट करनी पड़नी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। डिसाइड हमने करना है कि वक्त गुजार के, टाइम वेस्ट करके एफर्ट करनी है। बाकी इसके अलावा और भी एक दफा मैंने आपसे बात की थी, आप लोगों के पास अगर फॉर एग्जांपल सीए नहीं करेंगे तो क्या ऑप्शंस है? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो जब ऑप्शंस भी नहीं है फिर भी हम सीरियस नहीं है, तो ये भी तो मुनासिब नहीं है, ठीक है। कम से कम हम ये कह सकें रिजल्ट वाले दिन के यार मैंने अपनी एफर्ट की थी, अपने आप को कह सके, किसी थर्ड पार्टी को जस्टिफाई नहीं करना हमने। हम कम से कम अपने आप को तो रियलिस्टिकली कह सकें कि मैंने कोशिश की थी, और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल रह गए तो देन शायद हम उससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन क्या वाकई हमने एफर्ट की है? मेरा ख्याल हमें सही तरह अपना एनालिसिस करना चाहिए। आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारों का रिजल्ट ना आया हो, लेकिन ये सर एक देखिए जरूर देखें आप लोग, बड़ा कुछ बीता है पिछले 2 दिनों में। कई लोगों ने 3 दिन सदियों में गुजारे, सदियों में गुजरेंगे। चलें सर जी, मेरा ख्याल है आगे पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी से बात है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो बातें हुई हैं उनको डेफिनेटली हमने अब डिफरेंट टॉपिक्स में और मिला के पढ़ना। तो मेरा ख्याल है एक आध दिन जरा आप दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, फिर उसके फर्दर क्वेश्चंस टेस्ट की तरफ बाद में चलते हैं, ठीक है। जी सर जी, आज हम जा रहे हैं एक नई स्टेटमेंट बनाने। नाम क्या लिखा हुआ था? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। चलिए पेन हाथ में रखें, पहले जरा ये पेज जो पेज नंबर 63 है, इस पे कुछ जरा थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं जी प्लीज। चलें सर जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ने से पहले नेक्स्ट लाइन जरा देखें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स ध्यान में लाएं और देख के पढ़ लें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का कुछ आइडिया है आप लोगों को? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, इक्विटी। इक्विटी पे एक सेकंड रुके जरा। रिवैल्यूएशन में 3 चीजें डिसाइड हो गई, कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। देन with non-current liabilities, current liabilities, total of equity and liabilities. Statement of profit and loss थोड़ी सी बोल देना। Sale, cost of sales, gross profit, other income, admin selling expenses, financial charges। financial charges, financial charges में क्या आता है? बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ठीक है। देन जरा थर्ड पे है जरा, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमने पढ़ा, इसमें अब थोड़ा सा अब आपको नोट्स का भी आइडिया हो गया। रिवैल्यूएशन के नोट्स बनाए, स्केड्यूल, रिवैल्यूएशन रिलेटेड डिस्क्लोजर, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनते हैं। तो आज इसमें से अब ये जो बाकी 2 चीजें रह गई हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो, ये दोनों स्टेटमेंट्स भी आपके सिलेबस में हैं, लेकिन उसमें से आज हम जो शुरू करने लगे दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मींस उसे FA1 के सिलेबस में 5 कंपोनेंट्स सब आ जाएंगे। कैश फ्लो से स्टेटमेंट जो रहेगी वो फिर इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद शुरू करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम बनाना सीखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट टू डिस्कस व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पहले अब आपको यहाँ से ऑनवर्ड्स कुछ कंपनीज के एंगल से लॉ की फर्दर रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। हमारी अब सारी डिस्कशन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से है। बिजनेस करने के 3 तरीके हैं, एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप भी हो सकती है, लेकिन आपके इस F1 के सिलेबस में अब सारा कंपनीज का के एंगल से डिस्कशन है।
तो थोड़ा सा जरा हमें कंपनीज का पहले और पता होगा तो हम इस स्टेटमेंट को इंशाल्लाह बड़े आराम से समझ जाएंगे। तो आज जरा पहले कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी हेडिंग लिखी होगी, उस तरफ आ जाएगा। शुरू कर लें सर, बस लेट्स स्टार्ट। कि पहले जरा कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखेंगे, आए जरा पढ़ें जरा। कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन पर्सन विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। अगर कुछ लोग मिल के अपना बिजनेस SECP जाके लिखे जरा कहीं वर्ड्स SECP। SECP is an abbreviation for Securities and Exchange Commission of Pakistan। गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है कंपनीज को गवर्न करने के लिए। तो कोई भी अगर कोई भी पर्सन या पर्सन्स अगर मिलके अपने बिजनेस को कंपनी के तौर पे शुरू करना चाहते हैं तो वो SECP जाएंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और अपना अगर बिजनेस SECP में अंडर द कंपनीज एक्ट रजिस्टर करवा लेंगे तो उनका बिजनेस फिर क्या हो जाएगा, कंपनी बन जाएगा। अब जितने बड़े बड़े बिजनेसेस आप सुनते हैं ये सब कंपनीज है। मसलन अगर होंडा लिमिटेड, ये जिन कंपनीज का इंडियन बिजनेस के साथ लिमिटेड वर्ड आता है, तो होंडा लिमिटेड है, पेप्सी इंटरनेशनल है, ठीक है, और नेस्ले, ICI, अगर नाम सुने कभी बिजनेसेस में, तो जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं नॉर्मली वो कंपनी की फॉर्म में ही होते हैं। तो कंपनी मींस कोई भी ऐसा बिजनेस जिसे कहाँ जाकर रजिस्टर करवा लिया गया, SECP में जाके अंडर द कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट्स रजिस्टर करवा लिया, तो ऐसा बिजनेस फिर कंपनी बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में फिर कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको कहा जाता है शेयर होल्डर्स। अब कंपनी के ओनर्स के पास शेयर्स होते हैं। अब शेयर्स क्या चीज़ है मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी के ओनर्स को शेयर होल्डर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी के ओनर्स के पास कंपनी के हिस्से होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जिन पर्सन्स के पास कंपनी के शेयर्स हैं उन पर्सन्स को कहते हैं शेयर होल्डर्स। और कंपनी असल में किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की होती है। कंपनी के ओनर्स को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। लेकिन सारे शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी को चलाने के लिए डेली बेसिस पे बिजनेस में ऑफिस में आके अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को मैनेज नहीं करते, अपने बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज नहीं करते। शेयर होल्डर्स अपने में से कुछ लोगों को डायरेक्टर्स इलेक्ट करके, शेयर होल्डर्स अपने में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं। वोटिंग होती है, इसमें कुछ लोग अपने आप को ऑफर करते हैं, फिर वोट्स पड़ते हैं, जिसको हाईएस्ट वोट्स पड़ते हैं वो फिर डायरेक्टर इलेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्टर का काम ये होता है कि वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी का बिजनेस मैनेज करे, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करे। तो शेयर होल्डर्स अपने बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जिन पर्सन्स को अपॉइंट कर लेते हैं, दोज पर्सन्स आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। कंपनी है किसकी, शेयर होल्डर्स की, लेकिन शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए जिन लोगों को इलेक्ट कर लेते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, वो लोग फिर डायरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। नॉर्मली शेयर होल्डर्स में से ही डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे ख्याल उसकी इस वक्त आपको जरूरत नहीं है। जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो फर्दर आपको चीज़ें और पता चलेंगी। अगर किसी और को पता है तो डेफिनेटली और भी इंफॉर्मेशन है। मैं सिर्फ उतना डिस्कस करूंगा जितना आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने 3 चीज़ें पढ़ी, आप जरा इंडिविजुअली, बल्कि 2 ही हुई अभी। कंपनी क्या चीज़ है एक नजर पड़े दोबारा, पेन रखें, हमें थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें हाईलाइट करते रहेंगे। Association, a person which is registered under the Companies Act is called as company. Person who owns a share of the company is called as shareholder, ठीक है। इस तरह मेरा एक वर्ड यूज होता है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद आपने CA कर लेना है, तो जब आप CA करेंगे तो ICAP से आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा, मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो दैट मेंबरशिप सर्टिफिकेट इज एन एविडेंस, जिसके पास होगा कि वो क्या है, ICAP का मेंबर है। इसी तरह जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है उसके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है। शेयर सर्टिफिकेट सिंपली एक पेज होता है, उसके ऊपर पर्सन का नाम लिखा होगा, ये लिखा होता है इसके बाद कितने शेयर्स हैं, इसने कब खरीदे हैं, और कंपनी के स्टैम्प पर उसके साइन हुए होते हैं।
तो ये पेज किस चीज का एविडेंस होगा कि ये जिस पर्सन के नाम है ये पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर है। तो शेयर सर्टिफिकेट सिंपली अ पेज विच इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। पढ़े जरा व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? मतलब एक सफा है जिसका मेंबरशिप सर्टिफिकेट एक पेज है, तो जिस दैट पेज इज एन एविडेंस कि जिस पर्सन के पास वो है वो कंपनी का ओनर है, मीन शेयर होल्डर। सही है। अब यहाँ जरा रुक, बल्कि एक लाइन और पहले पढ़ना है। शेयर होल्डर्स फिर क्या कहते हैं? इलेक्ट डायरेक्टर्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन देयर बिहाफ। कंपनी किसकी है? चलाता कौन है? किसके बिहाफ पे? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे डायरेक्टर्स कंपनी को रन करते हैं। मेरी यहाँ तक किसी बात में कोई कंफ्यूजन? चलो सर, ये शेयर्स क्या चीज होती है? एक सेकंड जरा काइंडली बोर्ड पे देखना। नहीं वो मैं जरा पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, नीचे जो लिखा उसको पढ़ने से पहले। जब भी किसी कंपनी ने रजिस्टर होना है तो उसका कैपिटल डिसाइड किया जाता है। कंपनी ने अगर अपने आप को रजिस्टर करवाना है एससीसीपी में, तो कंपनी ने एससीसीपी में जाके इन्फॉर्म करना है कि इस कंपनी का कैपिटल कितना होगा। तो लेट्स अज्यूम हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी का ये इरादा है, इस कंपनी का टोटल कैपिटल लेट्स अज्यूम 10 मिलियन रुपीज होगा। ठीक है, 10 मिलियन रुपीज इसका फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारा कैपिटल होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो कंपनी का कैपिटल है ये अब किसी एक पर्सन के पास, मींस किसी एक पर्सन ने ये सारे पैसे नहीं देना होता है। डिफरेंट पर्सन होते हैं जो इस कंपनी के कैपिटल में अपना हिस्सा खरीदते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है, इस कंपनी का जो 10 मिलियन रुपीज है इसको फिर डिवाइड किया जाता है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स की सिंपल ट्रांसलेशन क्या है? नहीं, शेयर सिंपल, शेयर 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 हिस्सा, तो डिवाइड नो शेयर्स। नहीं मतलब मैं बता दूं, मतलब हिस्से, इस कैपिटल के अब हिस्से किए जाएंगे। पाकिस्तान में आम प्रैक्टिस है नॉर्मल कि हर शेयर के, एवरी शेयर हैज अ रजिस्टर्ड प्राइस ऑफ ₹10। पाकिस्तान में हर शेयर की एक रजिस्टर्ड प्राइस है जो गवर्नमेंट ने सेट की हुई है, दैट इज ₹10। अब ऊपर अमाउंट कितनी मैंने लिखी है? 10 मिलियन रुपीज है। हर हिस्सा अगर 10 रुपए का होगा, हर हिस्से की सॉरी वैल्यू अगर 10 रुपए होगी, तो ये कितने हिस्से बन जाएंगे? कैलकुलेटर पकड़ना, कैलकुलेटर पकड़ना। व्हाट इज 10 मिलियन जो मैंने ऊपर लिखा है? टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कंपनी का टोटल कैपिटल 10 मिलियन अगर है और हर हिस्से की वैल्यू 10 रुपए है, तो ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा? कैसे कैसे? 10 मिलियन रुपीज डिवाइड बाय 10 रुपीज इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मिलियन शेयर्स। इट मींस इस कंपनी के कैपिटल के कितने हिस्से हो गए? 1 मिलियन रुपीज के हिस्से हो गए। हर हिस्से की वैल्यू क्या है? 1 मिलियन हिस्से हो गए हैं और हर हिस्से की वैल्यू क्या है? अब फॉर एग्जांपल इसी तरह एक सफा है, उसके उस सफे के आप 1 मिलियन पीसेस कर रहे हैं बात एक समझने के लिए, तो वो जो हर हिस्सा बनेगा उसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज की वैल्यू। अब लेट्स अज्यूम तो पर्सन है मिस्टर अली, वो इसमें से लाख शेयर्स खरीद लेता है। किसमें से? 1 मिलियन शेयर्स में से लाख शेयर्स खरीद लेता है। 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो उसका शेयर कैपिटल, उसका कैपिटल कितना हो जाएगा? नहीं 10 मिलियन ही बताओगे, सॉल्व करें, 1 मिलियन हो जाएगा। व्हाट इज 1 लाख जो मैंने लिखा है? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अली के पास जो कैपिटल की अमाउंट होगी, अली के कैपिटल की अमाउंट होगी वो 1 मिलियन रुपीज हो जाएगी। और देयरफॉर ये अली कितने परसेंट शेयर होल्डर हो जाएगा? व्हाट आर नंबर ऑफ टोटल शेयर्स, व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स? 1 मिलियन शेयर्स में से अगर 1 लाख शेयर्स अली के पास है तो 10%
अली इस कंपनी में ओनर बन जाए, शेयर होल्डर बन जाएगा, ओनर बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल को मिस्टर नुमान है, उसके पास 2,50,000 शेयर है ऑफ ₹10 ईच, उसका कैपिटल हो जाएगा 25 लाख। सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर पकड़ो। ये मल्टीप्लाई होना है या डिवाइड होना है? मैं शेयर्स को ₹10 ईच से मल्टीप्लाई अगर कर रहा हूँ ऑफ ₹10 ईच, तो 25 लाख रुपए के बोले सर जी, बोले उसका कैपिटल है। अब ये पैसे किसने किसको देने हैं? नहीं मतलब शेयर होल्डर कंपनी को देगा या कंपनी शेयर होल्डर को दे रही है? कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसे ले रही है, ठीक है। तो कंपनी के लिए कैपिटल है, लेकिन अब क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइडेड है, इसलिए अब सिर्फ वर्ड कैपिटल यूज नहीं किया जाता, इस कैपिटल को फिर बोला जाता है शेयर कैपिटल। तो व्हाई देयर इज एन एक्स्ट्रा वर्ड ऑफ शेयर? बिकॉज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो जिस पर्सन के पास फिर कंपनी के जितने शेयर्स होंगे वो अकॉर्डिंगली फिर उतने परसेंट उस कंपनी में ओनर कंसिडर होगा। ये थोड़ी सी बात जो मैंने की है, आपको पेज नंबर 63 के पीछे खाली जगह है, खाली सफा, और वहां थोड़ा सा नोट कर लो। पिछले पेज पे रहेगा, थोड़ा सा वहीं लिखो। ये अगर लिख लेंगे तो बताइएगा प्लीज। जब भी किसी कंपनी ने रजिस्टर होना है एससीसीपी में, तो उसने एससीसीपी में क्या बताना होता है? टोटल कैपिटल। अकॉर्डिंगली फिर उस कैपिटल के बेस पे उसके शेयर्स डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है। और उन शेयर्स को फिर कंपनी इशू करेगी, और कौन उसे परचेज करेगा? शेयर होल्डर से परचेज। तो शेयर होल्डर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है जो कहाँ पैसे लगा रहे हैं? कंपनी में लगा रहे हैं। लेकिन हमने जब भी काउंटिंग करनी है तो हमने कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में करनी है। क्या कंपनी को इन शेयर्स के इशू करने के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे या कंपनी देगी?
पैसे मिलेंगे, इसकी एंट्री उसी तरह ही जिससे आपको पहले पता है। अगर ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करें तो क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट। सिर्फ नई चीज ये कि कैपिटल के साथ शेयर कैपिटल बढ़ना चाहिए, कैश डेबिट शेयर कैपिटल। लेकिन अब बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा जरा कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स मैंने बतानी कंपनी के एंगल से। तो आज जरा पेज नंबर 63 पे ही हमें जहां हमने बात खत्म की थी वहीं पे आ रहे हैं। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, देयरफॉर कंपनी का कैपिटल क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ शेयर कैपिटल? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। आप ध्यान में रखें, बाकी वेरिएशंस मैं अभी बताता हूँ। आगे चलने से पहले सभी दो मेन टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आपने याद रखनी है। नंबर 1 इज ऑथराइज कैपिटल एंड नंबर 2 इज, इसे नंबरिंग कर लेते हैं। टाइप्स के नीचे दो लिखी हुई, एक ऑथराइज कैपिटल है और दूसरा इशूड या पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वाली लाइन पढ़ रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी कैन इशू, बस ब्रैकेट बना भी जाएगा। कंपनी ने इनिशियली ये डिसाइड करना होता है कि कितने शेयर्स इशू करने का उसका प्लान है फ्यूचर में। तो लेट्स अज्यूम, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि 10 मिलियन शेयर्स होंगे ऑफ ₹10 ईच। तो 10 मिलियन मैंने शेयर्स अज्यूम किए, 10 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना बन जाएगा? 100 मिलियन। 10 इंटू 100, 10 इंटू 10। तो कंपनी ने अब रजिस्टर होना है एससीपी में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी का इशू करने का प्लान है, उस प्लान्ड नंबर ऑफ शेयर्स को कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर्स। और उस प्लान्ड नंबर ऑफ शेयर्स को जब मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो फिर जो अमाउंट आएगी उसे कहेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। शेयर्स और शेयर कैपिटल में कोई फर्क महसूस हुआ आपको? शेयर से अमाउंट कैसे बनती है? मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज करके अमाउंट बनती है। तो व्हाट इज 10 मिलियन शेयर्स? ऑथराइज्ड शेयर्स। और मल्टीप्लाई बाय 10 करके क्या वर्ड हो जाएगा? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने इशू करने हैं, कर दिए हैं, करने हैं। तो जो इशू करने का उसका प्लान है, ये प्लान उसने अपना ये प्लान एससीपी वालों को बताना होता है। एक बात और सर, अब मैं बीच में कर लूं, फिर अगर कोई क्वेश्चन रह गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ दो। नेक्स्ट लाइन में लिखा इशूड या उसी के अगेंस्ट स्लैश करके वर्ड लिखा हुआ पेड अप शेयर कैपिटल। इसके सेंटेंस जरा पढ़ें। एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू एट एनी पॉइंट इन टाइम। असल में होता ही है कि मैक्सिमम लिमिट पहले सेट कर ली जाती है एक अंदाजे के तौर पे कि कितने पैसों की जरूरत कंपनी को फ्यूचर में पड़ सकती है। फिर ग्रेजुअली आहिस्ता 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 जितने शेयर्स आपका इशू करने का प्लान हो, उसमें से आप जितनी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक शेयर्स इशू करते जाते हैं। अब लेट्स से 10 मिलियन शेयर्स की हमारी लिमिट थी। इनिशियली कंपनी को सिर्फ ये महसूस हुआ कि अगर फिलहाल 7 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशू करके शेयर होल्डर्स से पैसे ले लें, मींस कितने पैसे ले लें? 10 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशू करके 70 मिलियन अगर रुपीस पैसे ले लें, तो फिलहाल कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सपोज सफिशिएंट है। तो व्हाट इज 10 मिलियन शेयर्स? वो मैक्सिमम लिमिट थी। उसमें से जितने शेयर्स इशू करके एक्चुअली कैश ले लेंगे वो शेयर्स कहलाते हैं इशूड शेयर्स। और इशूड शेयर्स के एक और एंगल से भी कैसे बोलते हैं? पेड अप का एंगल से है कि शेयर होल्डर ने उसके अगेंस्ट में पैसे देने होते हैं। तो इशूड या पेड अप शेयर कैपिटल मींस वो नंबर ऑफ शेयर्स जो एक्चुअली इशू हो गए हैं। तो शेयर्स कितने मैंने एज्यूम किए हैं? 7 मिलियन इशूड शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 करके इशूड शेयर कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल की अमाउंट बन जाएगी 70 मिलियन रुपीस। अब इन दोनों फिगर्स को जो मैंने लिखी है 100 मिलियन और 70 मिलियन, इनको जरा देख के बताएं एक्चुअली पैसे कितने मिलेंगे हमें? फिलहाल 70 मिलियन मिलेगा। तो एंट्री ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की नहीं होती है, एंट्री होती है इशूड शेयर कैपिटल की। तो ब्रैकेट में जरा पढ़े ऊपर जाके ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की डबल एंट्री कोई नहीं है। डबल एंट्री आप उन शेयर्स की करेंगे जिनको इशू करके आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज एंट्री किसकी होती है? जो एक्चुअली शेयर्स इशू करती हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मैक्सिमम शेयर्स इशू करने का प्लान है वो ऑथराइज्ड शेयर्स हैं, और उसमें से जितने शेयर्स इशू कर दिए हैं वो फिर इशूड शेयर कैपिटल है। क्या किसी स्टेज पे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल सेम हो सकता है? सेम हो सकता है सर। अगर मैक्सिमम जितने शेयर्स इशू करने थे उतने अपने शेयर्स इशू कर दिए हैं,
तो ऑथराइज शेयर कैपिटल और इशू शेयर कैपिटल बराबर भी हो सकता है, लेकिन क्या इशूड ज्यादा हो सकते हैं? अगर आपने फॉर एग्जांपल जो लिमिट सेट की थी ऑथराइज की, उससे ज्यादा शेयर्स इशू करने हैं तो पहले आप SECP जाएंगे, अपनी लिमिट इंक्रीज करवाएंगे, फिर आप फर्दर शेयर इशू कर सकते हैं। तो इशूड शेयर्स कैन नेवर बी मोर देन द ऑथराइज शेयर्स, बट इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू द ऑथराइज शेयर्स। लेकिन अगर इक्वल हो गया और आप फर्दर शेयर इशू करना चाह रहे हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की लिमिट इंक्रीज करवानी पड़ेगी, फिर आप फर्दर शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा दोबारा पढ़ लें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बात में? तो जरा नई चीजें होंगी काइंडली कंसंट्रेशन रखिएगा। तो शेयर कैपिटल के असल में दो टाइप्स हैं, कौन कौन से हो गए जी? ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, अब ये स्लैश करके लिखा हुआ है, असल में इनमें भी एक बारीक सा फर्क तो है, इशूड पेड अप शेयर कैपिटल, लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसमें डिफरेंस नहीं है। तो फिलहाल अगर मैं इशूड शेयर कैपिटल कहूँ तो पेड अप ही अज्यूम कीजिएगा एंड वाइस वर्सा, लेकिन जब हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह कहीं एंड करेंगे तो इसमें जो एग्जैक्टली डिफरेंस है वो फिर मैं बताऊंगा। फिलहाल कभी मैं इशूड कहूँ या पेड अप कहूँ, इसका मतलब पता पड़े क्या होगा, आगे पढ़े आगे आगे। ये वो शेयर्स होंगे जो एक्चुअली इशू करके पैसे हासिल कर लिए गए। ठीक है, ये ऑनलाइन प्लीज साथ। बहुत से लोग मुझे इस वक्त ऐसी प्रैक्टिकल बातें बताना शुरू हो गए हैं जो बेटा मेरे लिए पहली दफा मैंने सुनी है। तो आपसे भी गुजारिश यही है कि आप ना अपना लॉ बनाएं, ना आप नई दुनिया बनाएं। ये जो दुनिया बनाना चाहते हैं ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो वाला लॉ नहीं बेटा, मैंने नहीं वो वाला लॉ पढ़ा हुआ जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ। किन चक्कर जी सर, देन हमने यहाँ जरा कुछ एंट्री सीखनी है, जरा 5 मिनट आप मेरे ब्रेक करते हैं। हमने अब एंट्री सीखनी है यहाँ, शेयर कैपिटल के अगेंस्ट पैसे आते हैं, उसकी डबल एंट्री क्या है? डबल एंट्री का मैंने अभी आपको आइडिया दिया, क्या डबल एंट्री कंपनी के एंगल से क्या एंट्री है? कैश डेबिट होना है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होना है। लेकिन अब इस वेरिएशंस को समझने से पहले एक तरह सेंटेंस बीच में और ढूंढेगा, एवरी इमीडिएटली आफ्टर इशू शेयर कैपिटल एवरी शेयर रजिस्टर्ड प्राइस, जो मैंने अभी आपको 10 रुपए बताए थे, एवरी शेयर हैज अ रजिस्टर्ड प्राइस कॉल्ड एज, 3 वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू। ये जो रजिस्टर्ड प्राइस ऑफ ₹10 मैंने आपको बताई थी, इसे 3 तरह से पुकारा जाता है, मतलब एक ही चीज के 3 नाम है। इसे फेस वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है, और पार वैल्यू भी बोला जाता है। अब यहाँ से ऑनवर्ड कुछ लीगल जरा टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएगी, तो उसको जरा करने और से सुनिएगा, आपके लिए नई चीज है। ये जो ₹10 है रजिस्टर्ड प्राइस इन पाकिस्तान, इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, पार वैल्यू भी कहते हैं। मीन्स उसे मैं कभी पार वैल्यू कहूँ, नॉमिनल वैल्यू कहूँ या फेस वैल्यू कहूँ, मैं उसी रजिस्टर्ड प्राइस की बात कर रहा हूँ। अगर हमें ना पता चले तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान में हर शेयर की रजिस्टर्ड प्राइस क्या है? नॉर्मली 10। इशू असल में क्या है, अगर मेरी तरफ ही देखिएगा, आप बताएं फर्ज करें आपकी कंपनी है, आपने एक नई कंपनी रजिस्टर करवा ली है, आप अपनी कंपनी का शेयर कितने पे बेचेंगे? आप अपनी कंपनी का शेयर कितने पे बेचेंगे? आप किसे बेचेंगे? शेयर होल्डर्स को बेचेंगे। आप कितने पे बेचेंगे? जितने पे लोग ले लेंगे। यस सर। आप चीज मार्केट में कितने की बेचेंगे? नहीं बेटा, शेयर को छोड़ दें, मार्केट में बताएं अपनी कोई चीज बेचना चाहते हैं, कितने में बेचेंगे? जितने पे मार्केट में लोग लेंगे। तो अगर लोग ज्यादा पे लेंगे आप ज्यादा बेच देंगे, अगर आपको खतरा ये नहीं लेंगे आप कम पे बेच देंगे। तो मार्केट प्राइस आपको अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट मिलेगी। इसी तरह जो शेयर है वो कितने पे बेचेंगे आप? जो उस शेयर की मार्केट वैल्यू होगी। तो जो मार्केट वैल्यू है, इट कैन बी इक्वल टू द फेस वैल्यू, it can be more than the par value, or it can be less than the nominal value। ये क्या बोला मैंने? किस चीज को मैंने सेम बोला 3 तरह से? कैन बी मोर देन 10, इक्वल टू 10, और लेस देन। क्या चीज विल बी मोर, इक्वल और लेस देन? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मे बी मोर देन, लेस देन और इक्वल टू द रजिस्टर्ड प्राइस। और रजिस्टर्ड प्राइस को कैसे कैसे बोला जाता है? फेस वैल्यू, पार वैल्यू या नॉमिनल। तो आप शेयर किस पे इशू करेंगे? मार्केट वैल्यू पे। अब मार्केट वैल्यू क्या 10 से ज्यादा हो सकती है?
फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है मार्केट में, आप जो हिस्टोरिकल बिजनेसेस कर रहे थे उसकी वजह से आपकी बड़ी अच्छी रिपीट है, लोगों को लग रहा है ये जो कंपनी स्टार्ट नहीं हो रही है इसके बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो हो सकता है लोग 10 रुपए से भी ज्यादा पे भी शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाए। लेकिन हो सकता है कंपनी की इतनी अच्छी रिप्यूट नहीं है, फिलहाल फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका भी, लोगों को भी आप पे भी डाउट ही है, पता नहीं कैसा बिजनेस चलाएंगे, तो हो सकता है 10 से कम भी मिल रहे हो। तो अगर लोग 10 पे भी खरीदने को तैयार नहीं होंगे तो आप कितने पे बेचेंगे? जितने पे वो लेंगे। और हो सकता है बाई चांस कि रजिस्टर्ड प्राइस और मार्केट वैल्यू सेम हो जाए, लेकिन क्या चीज किससे डिफरेंट भी हो सकती है? Market price can be different from the issue price, can be different from the nominal value, face value, par value उसी की नाम है। तो it can be more, क्या more, market value can be more, equal or less than the par value, nominal value, registered value। समझ आ रही मेरी बात? मार्केट वैल्यू किस चीज को कह रहा हूँ? जिस पे शेयर मार्केट में ट्रेड होगा, जिस पे आप बेचेंगे और लोग उस पे खरीदेंगे, आपको पैसे कितने मिलेंगे? मार्केट वैल्यू के मुताबिक मिलेंगे या रजिस्टर्ड प्राइस के मुताबिक? मार्केट वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो इसमें 3 वेरिएशंस पढ़ा था, छोटी छोटी हेडिंग्स ढूंढा था 3। सबसे पहले एक हेडिंग बनेगी, मिलेगी आपको, इश्यू ऑफ शेयर्स एट नॉमिनल वैल्यू। क्या मतलब? 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे सेल होगी, क्या चीज किसके इक्वल होगी? नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल होगी। नंबर 2 में जाएगा इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम का मतलब, प्रीमियम वर्ड तब इस्तेमाल होता है अगर नॉमिनल वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए। इससे क्या मिल जाए तो क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू से अगर एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए तो प्रीमियम बोला जाता है। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए वाला शेयर 17 रुपए का बिका है तो 17 रुपए प्रीमियम है, 7 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम है। 10 रुपए वाला शेयर अगर 50 रुपीज का बिका है तो 40 रुपीज प्रीमियम। लेकिन एक थर्ड पॉसिबिलिटी, वैसे रेयर है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल जरूर है। नंबर 3 पढ़े, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कि नॉमिनल वैल्यू से बिलो पे बिका है। फॉर एग्जांपल 10 वाला शेयर अगर 8 रुपए बिके तो जो डिफरेंस 2 रुपीज का वो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ये प्रीमियम और डिस्काउंट कब आएगी? जब नॉमिनल वैल्यू से अबव पे बेचेंगे तो प्रीमियम है, और अगर बिलो पे बेचेंगे तो डिस्काउंट है। लेकिन प्रीमियम और डिस्काउंट कब नहीं आएगा? जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के इक्वलेंट हो। तो सिनेरियो भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह, उसकी एंट्री करते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, दोबारा देखते बोलो। नंबर 1, शेयर इज इशूड एट नॉमिनल वैल्यू। अबव नॉमिनल वैल्यू तो जितने ऊपर बेचा होगा प्रीमियम है, बिलो नॉमिनल वैल्यू जितना कम पे बेचा है नॉमिनल वैल्यू से वो फिर डिस्काउंट। ठीक है, एंट्रीज कर लें जरा, मेरे ख्याल 5 मिनट तक ब्रेक लेते हैं। ये पहले सिनेरियो पॉइंट 1 में आ रहा है, मिल गया? कहाँ पढ़ रहा हूँ? Let's assume 1 lakh shares of rupees 10 each issued at 10 each। लिखा हुआ है आपके पास, आप कंसंट्रेशन रखिएगा बस। 10 रुपए ईच वाला शेयर, 10 रुपए ईच फेस वैल्यू वाला शेयर 10 रुपए पे इशू हो गया। कैश बताएं कितना आएगा? 1 लाख शेयर इशू है तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा। कितने से? कंपनी के एंगल से, कंपनी के एंगल से कितने से? और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो। अपने जेन में जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया, जरा इक्विटी जेन में लाया। इक्विटी में सबसे पहले क्या वर्ड आया था? नहीं, अब कैपिटल की जगह कौन सा वर्ड लिखा करेंगे? तो मेरी एंट्री के बाद शेयर कैपिटल के सामने 1 मिलियन रुपीज लिखे होंगे। लेकिन अगर हम इसका ब्रेकअप बनाना चाहें तो 1 मिलियन रुपीज का ब्रेकअप है 1 लाख शेयर्स issued at 10 rupees per share। ठीक है, 1 lakh multiplied by 10 rupees per share is equal to 1 million rupees। Any confusion? Clear है प्लीज? सेकंड सिनेरियो में लेट्स assume 100,000 shares of rupees 10 each issued at 27 each। ये 10 each क्या है और 27 each क्या है? 10 रुपीज नॉमिनल वाला वैल्यू वाला शेयर अगर 27 रुपीज पे सेल हुआ है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर शेयर? 17 रुपीज पर शेयर। डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द नॉमिनल वैल्यू अगर ज्यादा है तो, अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ज्यादा है तो जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस कहलाता है शेयर प्रीमियम। अब इसकी तरह एंट्री करवानी है आपने, कैलकुलेटर पकड़ना था। 1 लाख शेयर्स है, 27 रुपए ईच पे शेयर बेचा है, कितने पैसे मिलेंगे? 27 लाख। तो कैश कितना मिलेगा? 27 लाख कैश या बैंक डेबिट? 27 लाख।
देन सर यहाँ जरा कुछ लॉ की रिक्वायरमेंट्स है, तो वो आपने करनी गौर से सुनना। कैश या बैंक डेबिट बाय द अमाउंट जो रिसीव हुई है। लॉ हमारा ये कहता है, लॉ हमारा ये कहता है कि शेयर कैपिटल हमेशा आपने नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से ही क्रेडिट करना है। व्हाट इज द मीनिंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स? 1 लाख शेयर्स अगर इशू किए हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, डिफरेंस क्या है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10, 1 मिलियन रुपीज शेयर कैपिटल के सामने। क्या ज्यादा पैसे आए हैं? जितने ज्यादा आए हैं उन्हें अलग एक लेजर में लेके जाना है। द नेम ऑफ दैट लेजर इज शेयर प्रीमियम। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कीजिएगा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी लॉ? कि शेयर कैपिटल हमेशा किस अमाउंट से क्रेडिट होना है? नॉमिनल वैल्यू से। और अगर पैसे ज्यादा आए हैं तो उन्हें अलहदा एक लेजर में लेके जाना है। किस लेजर में? शेयर प्रीमियम में। डबल एंट्री देख के बोले फाइनली क्या हुई? कैश या बैंक डेबिट by the amount received, share capital amount credit by the nominal value, and the difference between the amount received and the nominal value of shares is share premium. Let me complete please. अपने ज़हन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाएं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स के बाद इक्विटी आ गई। इक्विटी में शेयर कैपिटल के सामने मेरी एंट्री के बाद 1 मिलियन रुपीस नजर आ रहा होगा, और इमीडिएटली आफ्टर दिस एक नया हेड नजर आया करेगा आपको, शेयर प्रीमियम। अगर आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आए तो इसका मीनिंग क्या हुआ करेगा कि शेयर जो है वो नॉमिनल वैल्यू से अबव पेश हुआ। तो वेयर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर प्रीमियम इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? इक्विटी की हेडिंग में ही आना उसने, पहले शेयर कैपिटल लिखा जाता है और फिर शेयर प्रीमियम। तो कभी भी अगर शेयर कैपिटल के सामने कोई अमाउंट आपको नजर आए तो वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू ही होगी, बिकॉज इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। और वो फिर रिक्वायरमेंट भी इसलिए है क्योंकि उसकी बेस पे फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है। तो वी नीड टू सेग्रीगेट द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू एंड द शेयर प्रीमियम, उसकी फिर अलग अलग प्रेजेंटेशन होगी। इसके आगे थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के बाद क्या हेडिंग आएगी? रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद फिर वैल्यूएशन सरप्लस, वो मतलब चीजें अपनी जगह। तो कैपिटल वाला जो हिस्सा था, कैपिटल वाली जो लाइन थी, उसमें नंबर 1 कैपिटल के साथ शेयर कैपिटल वर्ड आ गया और उसके सामने नॉमिनल वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपने शेयर्स कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ली है नॉमिनल वैल्यू से, तो फिर आपका प्रीमियम के नाम से भी, शेयर प्रीमियम के नाम से भी हेड आ सकता है। ये वाली जो मैंने एंट्री लिखी है काइंडली अपने हाथ से साथ ही चाहे लिख लें, और थोड़ी सी जरा प्रेजेंटेशन भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना। क्लियर प्लीज? एसओएफपी जो मैंने लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए वर्ड्स लिखे मैंने। जी एनी कंफ्यूजन? अगर नोट कर लें बताइए। नमाज की ब्रेक करने, फिर तकरीबन 4:30 तक मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।
चलिए सर जी स्टार्ट कर लें यार, पेज नंबर 63 है। थर्ड एंट्री रह गई है, एक नजर देखें क्या क्या पड़ा था। बस कहीं शुरू करें यार, आज तो बोर कर रहे हैं यार, इतना की शक्लें नहीं देख के डर लग रहा है। चले एक दूसरे को बगैर देखे पढ़ते रहे। एनालिस्टमेंट्स ऑफिस आ गए। जी अगर शेयर्स नॉमिनल वैल्यू पे इशू हो जाए तो व्हाट इज द डबल एंट्री? अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो जाए, कैश डेबिट जो अमाउंट रिसीव होगी, कैश डेबिट जो अमाउंट टोटल रिसीव होगी, शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू पे क्रेडिट हो जाएगा, जो डिफरेंस है शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट क्रेडिट हो जाएगा। शेयर प्रीमियम का हेड आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी की हेडिंग में आफ्टर शेयर कैपिटल नजर आएगा। असल में जरा अभी आपने बनाए होंगे एक्सट्रैक्ट्स, मैंने तो बता दी, एक नजर देखें जो बनाया। टोटल वैसे अमाउंट मिली कितनी है? 27 लाख मिला, उसका सिर्फ एक ब्रेकअप, उसका सिर्फ एक ब्रेकअप है शेयर होल्डर्स की प्रेजेंटेशन के एंगल से कि नॉमिनल वैल्यू से अबव कितना मिला। बस अगर हम 27 लाख एसेट्स लिखते हैं एक ही लाइन में तो ये शायद सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगी कि कितना एक्स्ट्रा मिला है। तो जस्ट एक्स्ट्रा को प्रेजेंट करने के लिए एक अलग हेडिंग बनी, अदरवाइज टोटल 27 लाख ही है। अब इसको गाड़ी में रख के चलो आगे, एक थर्ड एंट्री पे। देन एक सिनेरियो अगर ये है कि शेयर्स जो हैं वो नॉमिनल वैल्यू से कम पेश हो गए, तो जितने कम पे इशू हुए होंगे उसको बोला जाता है डिस्काउंट पे इशू शेयर कर दिया। प्लीज रिमेंबर शेयर मार्केट वैल्यू पे इशू होगा और मार्केट वैल्यू हो सकता है नॉमिनल वैल्यू से ही कम हो। लोग 10 रुपए देने को भी अगर तैयार नहीं है और आप शेयर बेच के पैसे लेना चाहते हैं तो मजबूरन फिर आपको उतने पैसे ही लेने पड़ेंगे जितनी मार्केट वैल्यू है। तो लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, एक लाइन पढ़े इसके नीचे पॉइंट नंबर 3 में। लेट्स अज्यूम 100,000 शेयर इशू है, 10 ईच मींस नॉमिनल वैल्यू 10 वाला, कितने पे इशू हुआ? 7। एंट्री जरा कितनी भी है बताएं, पैसे कितने आएंगे? कैसे? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7, कैश और बैंक डेबिट। $7 लाख डेबिट, कैश डेबिट। शेयर कैपिटल ने हमेशा क्रेडिट होना है नॉमिनल वैल्यू से, चाहे शेयर एट नॉमिनल वैल्यू इशू है, एट प्रीमियम इशू है या एट डिस्काउंट इशू है। तो शेयर कैपिटल के सामने इन दिस केस अभी भी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 ही होगा, 1 मिलियन से क्रेडिट होगा, ऑटोमेटिकली एंट्री में डिफरेंस डेबिट साइड पर आ जाएगा। डेबिट साइड पर डिफरेंस आ जाए तो 3 लाख रुपीज इस केस में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर बने। तो अगर एंट्री करते हुए कैश डेबिट करके शेयर कैपिटल क्रेडिट करके डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ जाए, सेकंड एंट्री देखा था, डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में आ जाए, तो वो कब आएगा? जब कैश ज्यादा आया होगा, फिर प्रीमियम बन जाएगा। और अगर कैश कम आया होगा तो डिफरेंस जो डेबिट साइड पे आएगा वो फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो अगर एंट्री में डेबिट बैलेंस आ जाए तो डिस्काउंट है, और अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो प्रीमियम है। अब ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है ये तकरीबन उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हो जाएगा जिस तरह रिवैल्यूएशन में हमने पढ़ा था। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस आ जाए तो फिर लॉस का क्या होगा? सरप्लस से एडजस्ट होगा। बाकी बाद में, एक मिनट बाद में करता हूँ। इसी तरह अगर पहले प्रीमियम पड़ा हुआ है और डिस्काउंट आ जाए तो डिस्काउंट के लिए जो डेबिट अमाउंट है प्रीमियम से नेट ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पहले प्रीमियम नहीं है तो देन इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? एक सेकंड, अगर तो प्रीमियम है तो प्रीमियम से नेट ऑफ हो जाएगा, और अगर प्रीमियम है तो फिर
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी में जब आप शेयर कैपिटल लिखे होंगे तो उसके अगेंस्ट कितना आएगा 1 मिलियन एज इट इज ही आएगा, क्योंकि हमने नॉमिनल वैल्यू से क्रेडिट कर लिया। तो अगर तो प्रीमियम पड़ा था तो उससे नेट ऑफ होकर जो रिमेनिंग प्रीमियम रह जाएगा वो फिर इक्विटी में आ जाएगा, और अगर वो नहीं है तो डिस्काउंट बेटा इसी इक्विटी में आएगी, डिस्काउंट ऑन शेयर्स के नाम से। लेकिन अभी कितनी अमाउंट होगी, अभी 3 लाख प्लस हो रहा होगा माइनस हो रहा होगा, लेकिन नेगेटिव फिगर के तौर पे आ रहा होगा। इन अदर वर्ड्स आया 7 लाख ही है, लेकिन शायद उसका एक ब्रेकअप है जस्ट कि नॉमिनल वैल्यू 1 मिलियन थी और 3 लाख की डिस्काउंट है, लेदर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो नेट ऑफ होकर के ये कितना हो जाएगा, ये 7 लाख की जो पैसे हैं वही हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन इज सेपरेट। तो लास्ट एक सेकंड लाइन पढ़े पहले, बाद में लिखिएगा ये पेज नंबर 63 की। डिस्काउंट ऑन शेयर्स जो है ये कहाँ से एडजस्ट होती है, प्रीमियम से, लेकिन अगर वो प्रीमियम हो ही ना तो फिर एक नेगेटिव फिगर आएगी शेयर कैपिटल के बाद, ठीक है, इक्विटी में। बाकी जो आगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लिखा होगा इंशाल्लाह फिर जब बनाएंगे मैं वहाँ प्रेजेंटेशन बताऊंगा। ये जरा अपने पास इस तरह नोट कर लेना, थोड़ी थोड़ी साथ बना। तो जस्ट कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है साथ अकाउंटिंग करते हुए, उनका भी आपको अंदाजा आइडिया होना चाहिए। शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड बाय नॉमिनल वैल्यू, डिफरेंस अगर प्रीमियम है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, शेयर कैपिटल में प्लस हो रहा होगा, और अगर डिफरेंस डिस्काउंट की वजह से है तो डेबिट बैलेंस से नेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन डिस्काउंट अगर आई है और पहले से किसी पुराने शेयर इश्यूएंस की वजह से प्रीमियम पड़ा था तो उससे फिर नेट भी हो सकता है। एक नजर आप पूरा पेज पढ़ लें लिख के, फर्स्ट पेज में कंफ्यूजन पढ़ा करें। एनी कंफ्यूजन सर, नेक्स्ट पेज पर तो पसंद नहीं किसी का या स्टूडेंट्स। शेयर्स की डिस्कशन सर जी जारी है। नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे क्या वर्ड्स लिखे नजर आ रहे हैं, राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट पहले 1 मिनट बोर्ड पे देख के समझे जरा। लेट्स से बेटा कंपनी में 4 शेयर होल्डर थे ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या लिखा हुआ ना, लेट्स से 4 शेयर होल्डर। कंपनी ने जब फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू किए तो सपोज ए ने 4000 शेयर्स खरीद लिए, बी ने 3000 शेयर्स खरीद लिए, सी ने 2000 शेयर्स खरीदे, डी के पास 1000 शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स 10,000 हो जाएंगे। एक कंपनी नई जब रजिस्टर हुई तो उसने अपने शेयर्स जब इशू किए तो सपोज ए बी सी डी 4 शेयर होल्डर्स ने वो 10,000 शेयर्स 4,000 3,000 2,000 1,000 करके ले लिए। मैं जरा फिगर्स कुछ ऐसी लिखेंगे जिसमें जरा परसेंटेज डेवलप करना जरा आसान है, ऐसा बनाएंगे जरा। 4,000 अगर 10,000 में से 4,000 शेयर्स ए के पास हैं तो 40% शेयर्स ए के पास हैं, बी के पास 30%, 20% और 10% शेयर। फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू है,
4 शेयर होल्डर्स ने शेयर्स खरीद लिए। अब लेट्स अज्यूम इस कंपनी को फर्दर पैसे चाहिए शेयर्स इशू करके। इस फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स के बाद कंपनी को और फंड्स की ज़रूरत है और कंपनी शेयर्स इशू करके वो फंड्स हासिल करना चाहती है। तो लॉ की अब रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी ने जो फर्दर शेयर्स इशू करने हैं वो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने हैं और उनसे ये कहना है कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं इन फर्दर शेयर्स को खरीदने में। अगर वो शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग थे वो ही ये शेयर्स खरीद लें और कंपनी को उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा पैसे दे दें, उन शेयर्स के बदले भी पैसे दे दें, तो देन ये सिचुएशन कहलाती है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स देके पैसे ले लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये रिक्वायरमेंट है कंपनी के लिए कि कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करने के बाद अगर शेयर्स इशू करने हैं तो पहले वो शेयर्स किसको ऑफर होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और अगर वो ले लें तो उन्हीं को शेयर्स देकर उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। हाँ, समटाइम्स हो सकता है वो ना इंटरेस्टेड हो तो फिर जनरल पब्लिक को भी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, लेकिन पहले किसका राइट होता है, तो इस राइट को बोला जाता है राइट शेयर्स। तो लेट्स अज्यूम हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी ने 1000 शेयर्स और इशू किए और वो ऑफर देयरफॉर किए ए बी सी डी को, और लेट्स अज्यूम ए बी सी डी ने अपना ये राइट एक्सरसाइज कर लिया। तो उसका तरीका ये होता है कि जो 1000 शेयर्स हैं ये उसी परसेंटेज से मिलेंगे जिस परसेंटेज में एग्जिस्टिंग शेयर्स थे। तो फॉर एग्जांपल अगर 1000 शेयर्स हैं तो काइंडली बताएं ए को कितने मिलेंगे, 400, 300, 200, 100। तो अगर कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करके कैश ले ले, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज राइट शेयर्स। और फिर वो किस प्रोपोर्शन में शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, जिस प्रोपोर्शन में, जिस परसेंटेज में वो ऑलरेडी शेयर्स पहले शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। अब इससे पहले कि आप इसको लिख लें, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, पहले वो जरा सेंटेंस पढ़ लें जो लिखा हुआ, जरा इसकी डेफिनेशन जरा फाइनल कर लें। शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू द existing number of shares। proportion का मतलब percentage, in proportion in means in percentage of existing number of shares against consideration। consideration कहते हैं मुआवजा। तो आम हालात में शेयर्स के अगेंस्ट क्या कंपनी को मुआवजा मिलता है, कैश, लेकिन शेयर्स के बदले बिल्डिंग्स भी दे सकते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर्स के बदले कोई व्हीकल भी मिल सकती है, मशीनरी भी मिल सकती है। मेरी तरफ ही जरा देखें कांडी, अगर शेयर्स इशू हैं और कैश लिया तो एंट्री क्या बनेगी, लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर ने कैश की बजाय फॉर एग्जांपल अपनी मशीनरी दे के शेयर्स ले लिए तो फिर मशीनरी डेबिट, शेयर कैपिटल भी क्रेडिट हो सकता है। तो इसने बिल्डिंग दे दी है, व्हीकल दे दी है, तो बिल्डिंग या व्हीकल डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन बाय डिफॉल्ट आम सिचुएशन में कैश के अगेंस्ट शेयर्स इशू किए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। तो ब्रैकेट से बाहर वर्ड क्या है, कंसिडरेशन। और नॉर्मल सिचुएशन में कंसिडरेशन क्या होती है, कैश ही होता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर कि कैश के अलावा कोई और एसेट भी हो सकता है जो शेयर होल्डर ऑफर कर रहा हो और कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट करके उससे वो एसेट ले ले रादर देन कैश। ठीक है, तो प्लीज इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ें और बताएं कौन किसको क्या देकर अगर क्या ले ले। कंसंट्रेट करें जरा। कंपनी अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे के कंसिडरेशन ले ले और शेयर्स की प्रोपोर्शन में दे जो एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन है, तो इस पूरी स्टोरी को क्या बोला जाता है, राइट शेयर्स। व्हाट शुड बी द डबल एंट्री ऑफ दिस राइट शेयर्स, डबल एंट्री वही है जो हमने पिछले पेज में पढ़ी है। अगर ये कैश नॉमिनल वैल्यू के इक्वल होगा तो कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर ये शेयर जो है प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू हो गए हैं तो कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और डिस्काउंट फिर डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक आखिरी सेंटेंस देखें, डबल एंट्री में कोई इशू नहीं है, राइट शेयर्स की डबल एंट्री वही है, लेकिन राइट शेयर्स उस सिचुएशन को कहते हैं जिस सिचुएशन में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स की परसेंटेज की बेस पे शेयर्स ऑफर करके कंसिडरेशन मींस कैश हासिल कर ले। तो एंट्री वही है जो हमने पढ़ी है। राइट शेयर्स में होता क्या है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करके उनसे पैसे ले रही है। एक नजर पढ़ लें ये सेंटेंस, कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताएं, बाद में नोट कीजिएगा, पहले पढ़ा करें सीधा।
अब एग्जिस्टिंग परसेंटेज में बेटा शेयर्स इसलिए ऑफर किए जाते हैं ताकि इनकी जो ओनरशिप की परसेंटेज है वो चेंज ना हो। ये समझ आएगी मेरी बात, मैंने क्या कहा? मसलन जरा अगर एक रिवाइज टोटल किया जाए आफ्टर, नहीं अगर वो नहीं लेगा तो फिर 200 को दे देंगे। नहीं मतलब 400 की बजाय 300 ले लें सर, वो तो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन कंपनी किस में ऑफर करेगी उसी परसेंटेज में। वो तो ये भी कह सकता है मैंने नहीं लेना, सारे दे देंगे। वो अगर थोड़े लेना चाहता है वो ले ले, लेकिन कंपनी किस रेशियो में ऑफर करेगी, एग्जिस्टिंग रेशियो, ताकि उनकी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी चेंज ना हो। मसलन अगर मैं इनका टोटल करूं तो ए के पास अब रिवाइज शेयर्स हो जाएंगे टोटल 4400, 3300, 2200, 1100, और अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 11,000। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहिए तो 11,000 का अभी भी 40%, 40%, 30%, 20%, 10%। तो ओनरशिप चेंज ना हो, लेकिन अगर कोई चाहता है कि ओनरशिप चेंज हो जाए, मैं उतने परसेंट शेयर होल्डर नहीं रहना चाहता, वो उसकी अपनी चॉइस है। अगर कोई भी नहीं लेगा, सारे शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर हो जाते हैं। अगर कोई एक नहीं लेगा तो उसके शेयर दूसरों को ऑफर कर देंगे। अगर दूसरे भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो बाहर वालों को चले जाएंगे। कंपनी ने किस रेशियो में ऑफर करने, जिस प्रपोर्शन में एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उस प्रपोर्शन में ऑफर करना, ठीक है। बाकी अगर एग्जांपल लिखनी है तो पेज के ऊपर जगह थोड़ी सी बना लें जरा, या उसके नीचे जगह थोड़ी सी। नहीं ये क्या वर्ड बोला, कंपनी ने 100% शेयर्स नहीं, अगर बेच दिए होंगे और कंपनी फर्दर शेयर्स इशू करना चाहती है तो पहले ऑथराइज शेयर की लिमिट बढ़वा लेगी। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की अमाउंट से इनिशियली पहली दफा जरा कम इशू किए जाते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फिर इशू करके ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट पूरी हो गई तो ऐसे सीपी में जाके ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट को इंक्रीज करवा लेंगे, फिर ही फर्दर इशू हो सकेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ में लिख लें सर जी, लिख लें, छोटी छोटी चीजें सही क्लियर कर लें। ये असल मसला आना है ये एंट्रीज का, तो एंट्रीज मैं इस वक्त बता रहा हूँ ना, साथ साथ कोशिश करते रहें। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ राइट शेयर्स? अच्छा इस तरह करते हैं, यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, तो आपके जेहन में बाय डिफॉल्ट आना चाहिए कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और बस इस तरह फाइनल कर लेते हैं डिफरेंस कैन आइदर बी प्रीमियम और डिस्काउंट। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर डिफरेंस होगा तो या प्रीमियम आ जाएगा या डिस्काउंट, ठीक है। और देयर इज नो डिफरेंस ऑफ एंट्री, राइट शेयर्स में भी एंट्री वही है। राइट शेयर्स बस एक सिचुएशन का नाम है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। फर्स्ट टाइम अगर शेयर्स कंपनी इशू कर रही है वो सिचुएशन राइट शेयर्स नहीं, वो क्यों नहीं? उस वक्त एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही कोई नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड हो या सब्सिक्वेंट अगर शेयर इशुएंसेस हैं तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू हो। द फर्स्ट इशुएंस इज नॉट कॉल्ड एज राइट शेयर्स। फर्स्ट इशुएंस के बाद जो सब्सिक्वेंट शेयर इशुएंसेस होंगी वो फिर राइट शेयर्स होते हैं, अगर राइट शेयर्स में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स परचेज करते हैं। कोई और कंफ्यूजन आती है उसमें? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए आगे चलने से पहले जरा कुछ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के फॉर्मेट्स बने हुए अज्यूम्ड फिगर्स के साथ, तो जस्ट टू रिवाइज, जस्ट थोड़ी सी रिवीजन हो जाए जहन में जरा फॉर्मेट्स की। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का सभी फॉर्मेट बना हुआ, एक्स वाई जी एंटिटी कोई है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन या एज एट, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो एसेट सबसे पहले हेडिंग है, एसेट्स में कौन सी हेडिंग है? नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की इसके सामने जो अमाउंट लिखी हुई है कॉस्ट है डब्ल्यूडीवी है, ये सभी कैरिंग अमाउंट है, डब्ल्यूडीवी हो। इसका सारी जो डिटेल होगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कौन कौन से एसेट्स होते हैं, तीन चार एग्जांपल्स बताएं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, इक्विपमेंट जितने भी हैं वो सारे स्केड्यूल में नोट्स में होंगे, स्केड्यूल बना होगा, टोटल्स हुए होंगे, और टोटल वाले कॉलम में जो फाइनल कैरिंग अमाउंट आ रही होगी वो यहाँ आ रही होगी। जिसने डिटेल देखनी होगी वो नोट्स वाले पेज पे जाके देख लेगा। अगर कोई रिवैल्यूएशन हुई होगी उसके डिस्क्लोजर होंगे, कोई रेट्स वगैरह हैं, डिस्पोजल है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अवेलेबल होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के सामने कैरिंग अमाउंट मींस डब्ल्यूडीवी आ रही होगी।
इसी तरह अगला वर्ड पढ़ लें, इसकी अभी आपको डिटेल तो नहीं पता, वैसे भी अभी FA1 में नहीं है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स की कोई एक आध एग्जांपल ज़हन में रख लेनी चाहिए। सॉफ्टवेयर अच्छी एग्जांपल है, लाइसेंसेस, सॉफ्टवेयर सबसे अच्छी वैसे समझने के लिए सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल्स में सॉफ्टवेयर है? और सर जी है सर, एक दो मुझे भी निकाल के दे दो। नहीं मतलब एसेट है वैसे वो, लेकिन उसकी एसेट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मोबाइल की बात नहीं हो रही, मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर है, तो एक एग्जांपल के तौर पे लिखना था। नहीं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर। गुडेबल वर्ड सुना कभी? तो सर जी जिंदगी में कुछ सुना है सर? ठीक है, बस इतना ही। सॉफ्टवेयर लिख लें। फिर अगर इन्वेस्टमेंट की, कंपनी ने किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो कंपनी का एसेट है या कंपनी का कैपिटल है? जिसमें इन्वेस्ट किया होगा, हम जिसने इन्वेस्ट किया है उसका एसेट है, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई होगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ वर्ड लिखा हो एसेट्स में, तो इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट को, बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। दूसरी चीज, अगर ये नॉन करंट में है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी या शॉर्ट टर्म? क्या मतलब लॉन्ग टर्म? लंबे ऐसे की इन्वेस्टमेंट होगी, इसलिए नॉन करंट एसेट्स में मोर देन 1 ईयर की। तो लिखना जरा ब्रैकेट में वर्ड लॉन्ग टर्म। देन उसके बाद करंट एसेट्स में दो तीन एग्जांपल्स हर वक्त जहन में रखें। करंट एसेट्स में स्टार्टिंग पॉइंट है इन्वेंट्री, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, डेटर्स। अगर कोई अलाउंस बनाओ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, डेटर्स लेस अलाउंस, सुना सर का बिला, डेटर्स लेस अलाउंस। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब कैश एंड बैंक बैलेंसेस है। तो एक दो एग्जांपल्स और दें करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेमेंट्स, एडवांसेस, एडवांस टू सप्लायर। सर जी टोटल एसेट्स पे आता है कैश, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश, कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक बैलेंसेस। फिलहाल लिखना बैंक बैलेंस, बाकी तो इसका मीनिंग एक और भी। जी टोटल एसेट्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या आ गई सर? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नेक्स्ट हेडिंग क्या आ गई सर? इक्विटी में क्या हेडिंग नजर आ गई सर? शेयर कैपिटल के बाद क्या नजर आ गया सर? रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद क्या और भी हो सकता है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ? ये लिख रहा अपने हाथ से लिखना। रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ जी, शेयर प्रीमियम की जगह डिस्काउंट भी हो सकती थी फिगर, लेकिन फिर वो एक नेगेटिव फिगर होती। रिवैल्यूएशन सरप्लस इज आल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी प्लीज। तो इक्विटी के अब यहाँ से ऑनवर्ड आपको चार कंपोनेंट्स का पता चल गया आज। कौन कौन से? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। देन फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन, अगर कोई लंबे अरसे का लोन लिया हुआ जिससे मोर देन 12 मंथ्स के बाद आपने रीपे करना है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा, करंट लायबिलिटी में आ जाए। ट्रेड एंड अदर पेबल्स मींस क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, परचेजेस किए पैसे देने। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ऐसे पैसे जिन्हें विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स पे करना है, उसी के लिए फिर एक बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड भी होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज अ करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसने नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो जाना होता है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स या बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरचेंजेबली करंट लायबिलिटीज में हमारी लायबिलिटी है। ये करंट लायबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि इसने नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो जाना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा कौन सी लायबिलिटीज में मिलेगा? ये कहते ही शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। बोरिंग का मतलब क्या होता है? लोन है, सिंपली बोरिंग उधार लोन है, तो शॉर्ट टर्म लोन भी शायद कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसका मीनिंग ये होता है, एक सेकंड बोर्ड पे देखो, एक मिनट। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से 50 मिलियन रुपीस का लोन लिया है, इसमें से नेक्स्ट 1 ईयर में इसमें से 10 मिलियन नेक्स्ट ईयर वापस होना, और देयरफॉर जो बाकी 40 मिलियन है वो आफ्टर 1 ईयर वापस होना। ये करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? ऐसी लायबिलिटी जिसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट 12 मंथ्स में सेटल हो जाना। और नॉन करंट लायबिलिटी किसे बोलते हैं? नहीं ऐसे में आफ्टर 1 ईयर सही वर्ड नहीं, मैंने पूरा जिस लंबा बोलने की कोशिश की है। लेट्स अज्यूम जरा सही क्लियर करें पहले। लेट्स अज्यूम अगर हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है एज ऑन 30th जून
2021, अगर हम 2021 के एंड पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो वो पैसे जो 30 जून 2022 तक पे होने हैं, 2022 तक पे होने हैं वो करंट लायबिलिटी है, और जो 2022 के बाद पे होने हैं वो नॉन करंट। तो ये आपने ईयर जो गिनना है वो कहाँ से गिनना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट से। तो अमाउंट पेएबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट एंड द अमाउंट पेएबल आफ्टर द ईयर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब 2021 पे अगर आप खड़े हैं तो 2022 में जितनी लायबिलिटी सेटल होनी है वो करंट लायबिलिटीज है, और 2022 के बाद जो लायबिलिटी सेटल होनी है वो नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर आप 2018 के एंड पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो तो 2019 तक जो लायबिलिटी सेटल हो जानी है वो करंट लायबिलिटीज है, और जो 2019 के बाद सेटल होनी है वो नॉन करंट लायबिलिटीज। अब मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो ये कि सपोज हमारा 50 मिलियन का लोन रह गया, उसमें से जो 10 मिलियन है ये सपोज नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होना है, और रिमेनिंग 40 मिलियन ने आफ्टर 1 ईयर पे होना है। तो अब इस 50 मिलियन के लोन को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे लिखेंगे? इकट्ठा नहीं आप लिखेंगे, ये जो 10 मिलियन जिससे नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होना है इसे करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। और जरा सेकंड लास्ट लाइन पढ़े आपके पास क्या थी? इसको फिर जब करंट लायबिलिटीज में लिखा जाता है तो इसके लिए एक वर्ड बनाए जाते हैं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या मतलब होगा इसका? करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग का वो हिस्सा जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होना है, जो नेक्स्ट 12 मंथ्स, इस साल पे नहीं होना। देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा ईयर एंड पे बनती है, अगर इस साल पे हो गया तो वो तो अब लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी का मतलब पैसे देने हैं, कब देने हैं? अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हैं तो करंट लायबिलिटी है, और अगर उस नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद देने हैं तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग मींस ऐसे पैसे जो अगले 12 महीनों के अंदर अंदर पे हो जाना है, ठीक है? तो जो लॉन्ग टर्म लोन का वो हिस्सा जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होना है उसके लिए क्या वर्ड्स यूज होते हैं? करंट पोर्शन ऑफ, देखें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का करंट पोर्शन मींस अमाउंट पेएबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लेकिन जो बाकी 40 मिलियन रह जाएगा ये फिर कहाँ नजर आएगा? ये लॉन्ग टर्म लोन के नॉन करंट लायबिलिटीज में फिगर आएगी। तो मींस से अगर आपकी इस एग्जांपल की बेस पे अगर फिगर्स देखी जाए तो ढूंढना 34.5 मिलियन और नीचे है 5 मिलियन। ये 5 मिलियन कब पे होना होगा? नेक्स्ट 12 मंथ्स में, और बाकी जो 34.5 मिलियन रह गया है ये फिर आफ्टर 1 ईयर पे होना, ठीक है? तो अगर लॉन्ग टर्म लोन का कुछ हिस्सा अगले साल और कुछ उसके बाद अगले साल पे होना है, उस अगले साल के बाद पे होना है, तो उसे फिर अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है बिटवीन करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इन करंट लायबिलिटीज एंड रिमेनिंग नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने फिगर आएगी। क्लियर है प्लीज? तो व्हाट इज द मीनिंग, फाइनली कुछ आप भी बोलें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट लायबिलिटी? अमाउंट पेएबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और उसके बाद अगर पे होनी है तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट के बाद लास्ट में हेडिंग लिखी हुई है करंट टैक्स पेएबल। अब इसकी मैं अभी एंट्रीज भी बताता हूँ, ये टैक्स भी गवर्नमेंट को देना होता है कंपनीज में, तो ये करंट टैक्स पेएबल भी एक लायबिलिटी है। कंपनीज का जब प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट की बेस पे कंपनीज ने गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो कंपनीज के लिए ये जो टैक्स है कोई इनकम है, एक्सपेंस है? गवर्नमेंट को अगर टैक्स देना है तो इनकम है, एक्सपेंस है? तो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा, और अगर पे नहीं किया तो टैक्स पेएबल बन जाएगा। लेकिन फिर ये जो टैक्स पेएबल होता है इसने नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होना होता है, इसलिए फिर ये टैक्स पेएबल हमेशा करंट लायबिलिटीज में आपको नजर आएगा। और साथ एक वर्ड लिखा हुआ है करंट, करंट का मतलब है करंट ईयर का टैक्स है। करंट टैक्स पेएबल मींस लिखे जरा ब्रैकेट में टैक्स पेएबल ऑफ द करंट ईयर। व्हाई इट इज इन करंट लायबिलिटीज? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ जिस साल का टैक्स हो उस टैक्स ने उससे अगले साल के अंदर अंदर पे होना होता है। तो टैक्स पेएबल ऑफ द करंट ईयर, पूरी डबल एंट्री बताएंगे टैक्स पेएबल ऑफ करंट ईयर की। करंट टैक्स डेबिट, करंट टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग करंट टैक्स? इस साल का टैक्स, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। फिर जब टैक्स पे करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? फिर पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और फिर जब पेमेंट होगी तब लायबिलिटी सेटल होगी। तो वो बाकी एंट्री जो मैंने दूसरी बोली वो भी नेक्स्ट पेज पे आ देंगे, तो वहां से देख लेंगे। यहाँ सिर्फ ये लिखना है टैक्स पेएबल ऑफ द करंट ईयर, सॉरी करंट ईयर, करंट पीरियड।
एक नज़र खुद से पढ़ लें, कोई वर्ड्स अगर जो जो इंपॉर्टेंट है वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दी है, एक नज़र देखना, जरा दोबारा फॉर्मेट अपने जहन में जरा सेट करें। मेन हेडिंग्स क्या है, जरा मेरी तरफ देख के सुना जरा। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स के बाद टोटल एसेट्स, आगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले इक्विटी में बोल दें 4 कंपोनेंट्स। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, फिलहाल यहाँ तक हमें पता। देन इसका टोटल हो जाएगा, टोटल इक्विटी बन जाएगी। देन फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, और फाइनली फिर नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद करंट लायबिलिटीज, एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज का सम इंशाल्लाह शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ टोटल एसेट्स। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट देख लें। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इंटरचेंजेबली वर्ड्स इस्तेमाल हो जाते हैं। फॉर द ईयर ये स्टेटमेंट बनती है नॉर्मली, तो पूरे साल की इनकम एंड एक्सपेंसेस की बेस पे। सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है रेवेन्यू, ब्रैकेट में लिखना सेल्स के लिए वर्ड है ये, सेल्स या रेवेन्यूज इंटरचेंजेबली वर्ड इस्तेमाल हो जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब यहाँ वो वर्किंग्स नहीं लिखी हुई, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग है जहन में। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल सेल में से लेस कर दें, पढ़ते हैं आगे। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आएगा, अदर इनकम के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब होता है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। कैरेज आउटवर्ड्स को ज़हन बनाया जरा, कैरेज इनवर्ड्स क्या चीज़ है, वो तो परचेजेज में प्लस होता है कैरेज इनवर्ड्स, लेकिन कैरेज आउटवर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस या कैरेज आउटवर्ड्स, चीज़ें बेचने के खर्चे। फिर हेड ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कोई अदर्स है तो वो। फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंस कॉस्ट में 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है, बैंक चार्जेस भी हैं और इंटरेस्ट एक्सपेंस। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस को इकट्ठा करके फाइनेंशियल चार्जेस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है सर। देन सर अगर फॉर एग्जांपल टैक्स इन्वॉल्व ना हो, अब यहाँ से जरा एक नई चीज़ है, जरा गौर से देखें। अगर फॉर एग्जांपल टैक्स नहीं है, आपके क्वेश्चन में टैक्स का जिक्र नहीं है, तो यहाँ तक ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम प्लस करके और एक्सपेंसेस लेस करके जो आपका प्रॉफिट आएगा वो बस नेट प्रॉफिट है। लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो जो नेट प्रॉफिट है उसे बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको क्या बोलेंगे अगर क्या है, नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलेंगे अगर टैक्स सवाल में इन्वॉल्व है, क्योंकि फिर ये जो प्रॉफिट आएगा इस पे टैक्स देना है। ठीक है, फिर इसके डिफाइंड रेट्स होते हैं कंपनीज के एंगल से, तो 30%, 35% अगर कभी कोई ऐसी चीज आएगी तो क्वेश्चन में गिवन होगी। लेकिन ये मल्टीप्लाई किससे होना है, किससे मल्टीप्लाई होना है, अगर टैक्स रेट दिया हो 30% तो मल्टीप्लाई किससे होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके जो फिगर आएगी वो फिर टैक्स की फिगर है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, टैक्सेशन, तो टैक्सेशन एक्सपेंस है ये। ठीक है, तो टैक्स का एक्सपेंस किस जगह प्रेजेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, नेट प्रॉफिट जब आ जाता है तो उसे फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं, फिर टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। आप टैक्स एक्सपेंस की तरह एंट्री फाइनल कर लेते हैं। टैक्स एक्सपेंस डेबिट पहले ये पेबल बेसिस पे रिकॉर्ड होती है, फिर इसने डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेसेस सितंबर में भी दिसंबर में भी जो लोग टैक्स पढ़ेंगे तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में सितंबर दिसंबर तक पे होना होता है। तो बाय डिफॉल्ट टैक्स की एंट्री पहले आपके जहन में एक्रूअल बेसिस पे आनी चाहिए और फिर पेमेंट की एंट्री अलग है। तो थोड़ा सा नीचे है इसी पेज पे, पेज नंबर 65 पे एक टैक्सेशन हेडिंग लिखी हुई है, टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट पीरियड इज कॉल्ड एज करंट टैक्स, इट इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, इट्स अकाउंटिंग एंट्रीज आर। पहली एंट्री क्या लिखी हुई है, अब करंट टैक्स सिंपली मींस करंट ईयर का टैक्स, तो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, ये वर्ड जरा और लगा ले अपने पास, करंट ईयर टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। ये एंट्री आप कब करेंगे, ब्रैकेट अंडरलाइन करें, व्हेन ईयर एंड पे जब आप अक्रू कर रहे होंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हुए एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखें, फिर जब पे करेंगे सर तो पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट कर लेंगे। तो जो टैक्स का एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ नजर आएगा, एंड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस होकर फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाएगा।
और अगर ईयर एंड पे अभी टैक्स पे नहीं हुआ तो इस टैक्स पेएबल का जो सेकंड इफेक्ट है वो करंट लायबिलिटीज में नॉर्मली सबसे एंड में आपको नजर आएगा, पिछले पेज पर दोबारा देख लें, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नजर आएगा, और पेएबल अगर रहता है तो करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा, और फाइनली ये टैक्स का एक्सपेंस लेस होके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आ जाएगी। डन है सर? डन है सर? So where is the presentation of tax expense in the statement of profit and loss? After calculation of net profit, फिर tax and then profit after tax. एक चीज और फाइनल कर लेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई लेजर, कोई मूवमेंट जरा ज़हन में लाया, आ जाएंगी 4-5 चीजें जरा। स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस क्या होता है, अब जो प्रॉफिट हम वर्ड यूज करते थे उसको अगर हम यहाँ फाइनल कर देंगे टैक्स इन्वॉल्व है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड हो जाएगा, फिर अगर कोई डिविडेंड है तो लेस हो जाएगा, सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री बोले, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट का मतलब वो भी ऐड हो जाएगी, फिर सरप्लस में से लेस हो, तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड प्लस ट्रांसफर ऑफ सरप्लस और देन क्लोजिंग बैलेंस। पूरी करें जरा 5 चीजें। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की एंट्री दोबारा बोलने दो। सरप्लस डेबिट का मतलब है सरप्लस के लेजर में फिगर लेस होगी, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट का मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस होगी। तो इस वक्त हम रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर को सोच रहे हैं, तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड इफ एनी प्लस ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एंड इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। फाइनली ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है ये फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको इक्विटी में नजर आएगा। ठीक है, तो अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने प्लस होगा। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में टैक्स ही नहीं है तो जो नेट प्रॉफिट होगा वही फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा। ठीक है जी, एक नजर देख लें खुद यहाँ तक, बस मेरा ख्याल आज काफी इतना, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक नजर ये देख लें स्टेटमेंट के दोनों स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट जरा। अब किताबें बंद ना कर लीजिएगा, मैं कह तो बैठा हूँ कि बस काफी इतना, एक नजर रिवाइज करके काफी। जर्नलिस्ट क्लियर प्लीज। अगर टैक्स इन्वॉल्व नहीं है तो नेट प्रॉफिट जो आएगा एक्सपेंसेस लेस करके वही रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा, और अगर टैक्स से भी इन्वॉल्व है क्वेश्चन में तो टैक्स लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। ठीक है आशिम साहब, घर के लिए इस तरह करें, जरा कुछ 2-3 दिन का बीच में गैप आ गए तो रिवीजन के लिए मेरे ख्याल रिवैल्यूएशन के 1-2 क्वेश्चंस लिख रहे हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ना बोल रहे हैं, नोट करें, क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ, पेज 27 पे क्वेश्चन नंबर 4 बस करें प्लीज। पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 4 इससे मिलकर कीजिएगा, मेरा ख्याल है कि याद आ जाएंगी चीजें, थोड़ा सा इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा रादर देन के फौरन ही आंसर देख लें, तो सॉल्व करके कोशिश कीजिएगा, जरा देखें पता तो चले मिस्टेक्स हो रही हैं या नहीं। एक और रखें पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो कम से कम जरूर रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 27 और पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है सर, पढ़ाई की रूटीन में बस आ जाए, कल से गेम दोबारा ऑन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।